अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है शाह सदरुद्दीन से अयाज लुंड ने। वो कहते हैं ये हमारे इलाके की एक ऐसी कहानी है जिसको गुजरे हुए तो बहुत अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी जब इस कहानी को लोग याद करते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि इस दुनिया में इस तरह के वाक़यात भी होते रहे हैं। वो कहते हैं इसकी जो किरदार हैं वो आप बेशक लड़की का नाम रियल बता दें, लेकिन जो दूसरे किरदार हैं आप फर्जी नाम रख लें। तो इन्हीं की ख्वाहिश पे लड़की का नाम तो असली मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाकी जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे फर्जी नाम होंगे। शाह सदरुद्दीन के साथ एक छोटा सा गांव आबाद था। कच्चे घर थे। पहाड़ों के साथ बना हुआ ये गांव को सुलेमान का सिलसिला था, उससे थोड़े ही फासले पे दूर से वो पहाड़ नज़र ज़रूर आते थे, लेकिन जिस जगह पे ये एक छोटा सा गांव आबाद था यहाँ पे हरियाली थी, ज़मीनें उगती थीं, काश्तकारी होती थी और लोग काश्तकारी से अपना गुजर बसर करते थे। वहीं उसी छोटी सी बस्ती के अंदर एक कुम्हार भी रहता था। उसका नाम भी मैं फर्जी रखने जा रहा हूँ, कामू कुम्हार। उससे मिलता जुलता यह नाम है। कामू कुमार के बारे में ज़्यादा तफसील तो उन्होंने मुझे नहीं भेजी, लेकिन ऐसा ही था कि एक ऐसा शख्स जो बहुत गरीब था, वो और उसकी बीवी अपने कच्चे से घर के बाहर मट्टी के बर्तन बनाते थे। जब वो मट्टी के बर्तन बनकर तैयार हो जाते तो वो अपने गधे पे उन बर्तनों को लादता और जगह जगह जाकर बेच कर आता था। उनकी टोटल गुजर बसर उसी मट्टी के बर्तनों के ऊपर थी। असल में तो उनको खुशहाल होना चाहिए था। उस वक्त जितने भी बर्तन ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते थे वो मट्टी के ही होते थे, लेकिन ये एक वो दौर था जिसमें अगर कोई चीज़ बेचता था तो उसमें इतना प्रॉफिट रखता था कि बहुत ज़्यादा उसको मुनाफा नहीं होता था। वो दूसरों का भी ख्याल रखते थे और ऐसे रहम दिल होते थे कि अगर कोई ऐसी फैमिली नज़र आए जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनको ज़रूरत है बर्तनों की तो मुफ्त भी दे देते। मुफ्त क्यों दे देते? इसलिए दिल बड़ा होता था। गरीब अमीर नहीं, मोहब्बतों का दौर था। लेकिन वहीं पे एक ऐसा खान, वो उस इलाके में कहते हैं, यानी कि जिसको आम लोग सरदार, चौधरी या वडेरा कहते हैं, तो उसको वो लोग वहाँ पे खान कहते हैं। एक ऐसा खान भी रहता था जो खुद तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी औलाद में से एक बेटा उसका ऐसा था जो बहुत आवारा सा था, औबाश था। कहानी कुछ यूँ है, वो जो मियाँ बीवी गुजारा करते थे बर्तन बेच के, वहीं उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी तो एक गरीब तरीन ख़ानदान के अंदर पैदा हो रही थी, लेकिन सब हैरान ये थे, इर्द गिर्द वाले जो हमसाए थे वो भी हैरान थे कि वो जो बेटी पैदा हुई थी वो इतनी गोरी चिट्टी थी, इतनी सफ़ेद कलर की थी कि बचपन में ही उसके रंग, उसका चेहरा देख के सब हैरान थे कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बच्ची। वो भी एक गरीब जोड़ा, ऐसे मियाँ बीवी जो कुम्हार थे, मट्टी के बर्तन बनाते थे, सारे दिन मट्टी के बर्तनों में हाथ रंगे रहते थे, मट्टी के अंदर ही बर्तन बनाते रहते थे। तो कुम्हार के घर में हीरे जैसी बेटी आ गई थी और ऐसा ही हुआ। जूं जूं वो बेटी जवान हुई उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ती गई। उसका नाम उन्होंने रखा शमीम और उसको प्यार से शमो कहते थे। शमो जूं जूं बड़ी होती जा रही थी वो वाकई चांद का टुकड़ा थी, हसीनो जमील थी। कुम्हार की बेटी शौहर के साथ मदद कराती, बर्तन बनवाती और शाम को घड़ा सर पे रख के
उस कुएं तक भी जाती जहां बाकी गांव की औरतें अपने अपने सरों पे घड़े रख के जाती और कुएं से पानी भर के आती। उस पूरे गांव का जो सोर्स था पानी भरने का वो कुआं ही था। लेकिन उसी गांव में वो जो चौधरी रहता था, उसके नौकर चाकर, उसका तो सिस्टम ही सबसे अलग था। गांव के लोग उसके पास अगर चले जाते तो चौधरी उनकी मदद कर देता था। लोग ये कहते हैं कि वो रहम दिल था, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो भी रहम दिल नहीं था। इसमें तजाद पाया जाता है। जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है ये उन्होंने कहा है। यूं शमो जब बड़ी होती गई तो और हसीनो जमील होती गई। उसका हुस्न इतना खूबसूरत था कि इस गांव में इससे पहले इतनी कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी। जब वो बड़ी हो गई तो वो भी बाकी लड़कियों की तरह सर पे घड़ा रखती और वो भी चलती हुई उसी कुएं पे पहुंच जाती, पानी भरती और घर ला के उस पानी को रखती, जो वाहिद पीने का और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए यही एक पानी सोर्स था, सहारा। मतलब इसी से ही सारे गुजारे होते थे और तमाम घरों में ऐसा होता था। वहीं जिस तरह मैंने कहा, चौधरी के बेटों में से एक बेटा जो हम उम्र ही था तकरीबन शमो का, वो बहुत आवारा और बदचलन था, ओबाश किस्म का था। उसके बारे में मशहूर था कि गांव की लड़कियों को आते जाते वो छेड़ता था। कई दफा गांव वालों ने जाके चौधरी से इस बात की शिकायत भी की थी और चौधरी ने कहा था कि मैं इसको सख्ती से पूछूंगा इसकी जुर्रत कैसे हुई। और चौधरी इस तरह की बातें करता जैसे चौधरी को भी शदीद गुस्सा आया है खान को, उसने के बेटे ने यह बदतमीजी क्यों की। आए रोज उसको बहुत सी शिकायतें पहुंचती। अगर चौधरी उसको पूछता, उसको समझाता, उसको बुरा भला कहता तो वो दोबारा ऐसी हरकत ना करता, लेकिन वो फिर से ऐसा करता। गांव वाले नहीं जानते थे क्या माजरा है। चौधरी को शिकायत करते हैं तो खान कहता है कि हाँ जी मैं इसको समझाऊंगा, डांटूंगा, मारूंगा, लेकिन वो फिर से अगले दिन वही हरकत कर रहा होता है। लोगों के पास उस लड़के का कोई हल नहीं था। उसका फर्जी नाम असलम रख देते हैं। असलम इस तरह का औबाश था कि अपने 2-3 दोस्तों के साथ ही फिरता रहता और जहां कोई खातून, कोई लड़की नजर आती उन पे आवाजें कसता, उनको ऐसे जुमले कहता, ऐसी बातें कहता कि उनको शदीद औरतों को गुस्सा आता। और अगर कोई औरत रुक के कोई उसको जवाब देने की कोशिश करती तो उसको धमकियां देता, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, मैं चाहूं तो ये कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये कर सकता हूं। तो जो शरीफ लोग थे वो यही कहते इसके मुंह ही ना लगो और आगे से खामोश हो जाते। अभी तक शमो एक ऐसी लड़की थी जिसका आमना सामना अभी उस ओबाश लड़के असलम से नहीं हुआ था। शमो भी अब बड़ी हो चुकी थी, मां बाप बूढ़े हो रहे थे। हम अपने मां बाप का हाथ बटाती, लेकिन बाप ही था जो अभी अपने उसी गधे पे उन मिट्टी के बर्तनों को रखता और बेचने के लिए अपने गांव, दूसरे गांव, जगह जगह जाता। कुछ बर्तन घर के बाहर भी इस तरह सजा के रख दिए थे। दुकान तो इनकी कोई थी नहीं, कोई लेने आता तो इनके घर से भी बाहर खरीद कर ले जाता। उस गांव के अंदर जितनी भी लड़कियां थीं वो शमो को लाइक करती थी, सिवाय एक जरीना के। बज़ाहिर तो जरीना शमो की दोस्त थी, लेकिन अंदर अंदर से बहुत उससे हसद करती थी, उससे बहुत जेलस होती थी, उसकी खूबसूरती से बहुत जेलस होती थी। शमो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सहेलियां उसको कहती काश हम लड़का होते तो हम तुमसे शादी कर लेते, और वो हंस पड़ती। लड़कियां उसको छेड़ती और लड़कियां उसको एहसास दिलाती कि तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम कभी अगर गलती से होंठों पे लिपस्टिक भी लगा देती हो या कोई मेकअप भी कर देती हो, उस वक्त जो भी उनका सिस्टम था, तो वो बुरा लगता है। खुदा ने जिस तरह तुम्हें मेकअप करके भेजा है, खुदा ने जो तुम्हें हुस्न दे के भेजा है, वो इतना हसीन और जमील है कि तुम्हें चेहरे पे कुछ भी लगाने की खूबसूरत नहीं है। रब की तरफ से तुम्हारे गालों पे, होंठों पे वो सब मेकअप लगा दिया गया है जिसकी लड़कियां ख्वाहिश करके खरीदती हैं मेकअप और लगाती हैं। और बगैर मेकअप के भी इतनी खूबसूरत के लड़कियां उस पर जान देती, सिवाय
जरीना के। जरीना का और उस चौधरी के, उस खान के बेटे असलम का टाकरा हो चुका था। शुरू शुरू में जरीना को भी बहुत बुरा लगा, उसने उसका आके रास्ता रोका था और उसके साथ बदतमीजी की थी। लेकिन वक्त के साथ ऐसा हुआ कि जरीना भी खड़े होकर उससे बातें करना शुरू हो गई। लड़कियों ने उसको मना भी किया कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसके साथ ना खड़े हुआ करो। वो फिर भी खड़ी हो जाती। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये लोग घड़े सर पे रखे पानी भर के ला रही थी कि सामने से असलम और उसके दोस्त आ रहे थे। तो सारी चलती गई, आगे बढ़ती गई। जरीना आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो गई, जैसे मौका दे रही हो कि असलम चल के उसके पास आए। और ऐसा ही हुआ, असलम उसके पास चल के आया और खड़ा होकर उससे बातें करता रहा। बाकी जो लड़कियां आगे जा रही थी वो मुड़ मुड़ के देख रही थी कि ये अच्छी बात नहीं है, हमने जरीना को समझाया है, फिर भी वो खड़ी उससे बातें कर रही है। और थोड़ी देर के बाद जरीना भी चलती हुई उन लड़कियों तक पहुंच गई और कह रही थी, मैं तो खुद इसको बुरा भला कह रही थी, ये पता नहीं क्यों मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है। तो लड़कियों ने कहा, तुम्हें फिर पीछे रुकना ही नहीं चाहिए था, तुम रुकी क्यों? हम सब तुम्हारे साथ थी, वो सबके साथ तो बदतमीजी नहीं कर सकता था। खैर वो चली गई। लड़कियों को अंदाजा हो चुका था कि वो खुद से अब उससे बातें करती है और उसके लिए खड़ी हो जाती है। इसी गांव के अंदर वक्त इसी तरह खूबसूरत सा गुजर रहा था। मोहब्बतें थीं, खुशियां थीं, गमी में भी लोग एक दूसरे के गम में शरीक होते। तो वहीं एक अनोखा वाकया हुआ। वो लड़कियां एक शाम अपने घरों से अपने सरों पे घड़े रखे पानी भरने के लिए उस कुएं की तरफ रवाना हुई। आज वो वक्त से थोड़ी सी लेट जा रही थी। एक लड़की जो कह रही थी, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम बनाया होता था सारी इकट्ठे चलेंगी, तो एक लड़की जो उनको कह रही थी कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलती हूं, ज़रा देर हो जाएगी देर हो जाएगी। तो वहीं पे शमो ने कहा, मैं तो जा रही हूं, मुझे देर हो जाएगी, आप लोग बाद में आ जाना, क्योंकि मैंने आज बहुत सारे काम करने हैं। तो शमो अपना घड़ा सर पे रख के चलती गई कि आके ये लोग भी मुझे ज्वाइन कर लेंगे, पीछे से ये भी आ जाएंगी। वो उस लड़की का इंतजार कर रही थी, बाकी लड़कियां भी आ रही थी। जिस तरह इकट्ठे होकर वो जाती थी, इस तरह रुक गई और शमो चलती हुई उस कुएं तक पहुंच गई। कुएं की रस्सी उसके साथ बंधा हुआ वो जो चमड़े का था, जिसके अंदर पानी भर के आता था, उसने कुएं के अंदर डाल दिया और रस्सी ढीली करनी शुरू कर दी। जब वो पानी के अंदर डिप हो गया, उसने पानी को भर लिया, तो उसने गोल गोल वो जो लकड़ी का एक पहिया सा बना हुआ था उसको घुमाना शुरू कर दिया ताकि वो पानी ऊपर आ जाए, जो उस चमड़े के अंदर था। जब वो ऊपर पहुंच गया और उसको पकड़ के वो जैसे ही अपने घड़े के अंदर डालने लगी, तो वहीं पे उसके कानों ने आवाज सुनी, घोड़े के भागने की आवाज। कोई घोड़ा तेजी के साथ भागता हुआ उसके करीब आ रहा था। उसके हाथ वहीं पे रुक गए कि घोड़े को देख के हैरान हो गई कि ये किसका घोड़ा है। उसने गांव के अंदर इतना खूबसूरत घोड़ा किसी का नहीं देखा था, जो बिल्कुल करीब आ चुका था। इंतहाई सफेद कलर का घोड़ा, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा चमकदार घोड़ा कि उसका जिस्म दूर से ही चमकता हुआ आ रहा था। और जब निगाह उसकी उस घुड़सवार पर पड़ी जो उस घोड़े को दौड़ाता हुआ करीब आ रहा था और करीब पहुंच के आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा रुकना शुरू हो गया, तो उसने देखा जितना हसीनो जमील घोड़ा था उस पे उतना ही खूबसूरत खूबरू नौजवान बैठा हुआ था, कोरा चिट्टा और इतना खूबसूरत सफेद शलवार कमीज पहने हुए, और उसने सर पे एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी सफेद कलर की। उसके चेहरा भी ऐसा ही हसीनो जमील था जैसे शमो का चेहरा। और पहली दफा शमो किसी को देख के इस तरह महव हो गई, शमो किसी को देख के इस तरह बुत सी बन गई कि इतना हसीनो जमील भी कोई हो सकता है। और जैसे ही वो करीब पहुंचा तो उसने शमो को मुखातिब किया। मुखातिब करने के लिए उसने सलाम किया। शमो जैसे चौंक सी गई, जैसे वो खो सी गई सी, ऐसी खो गई थी कि होश ही नहीं रहा था कि सामने वो खड़ा है और वो भी देख रहा है कि शमो उसको तकती ही जा रही है, इस अंदाज में तक रही है कि आंखें झपकना भूल गई है। तभी उसने कहा ऐसे गला जैसे उसने गला ऐसे खंगारने वाला, गले साफ करने वाला उसने अंदाज अपनाया, तो वो चौंकी और उसने दोबारा से चौंक के, उसको लगा जैसे वो किसी और दुनिया में खो गई थी, वापस आई। तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। वो एकदम से शर्मा गई, एकदम से अजीब सी हो गई कि क्या सोचता होगा कि मैं उसको देख के किस अंदाज में उसको घूर रही थी।
ताड़ रही थी। उसने जवाब नहीं दिया, सर नीचे कर लिया और उसने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे, मैं प्यासा हूं, मेरा घोड़ा भी प्यासा है, मुझे पानी चाहिए। तो शमो इस अंदाज में बोले बगैर देखना शुरू हो गई जैसे पूछना चाह रही कोई बर्तन वगैरह या किस चीज़ में चाहिए। तो उसने अपने दोनों हाथों को जिस तरह दुआ मांगते हैं ऐसे इकट्ठा करके दुआ वाले स्टाइल में आगे कर दिया, जैसे विचार आओ इसी में पानी डालिए, मैं पी लेता हूं। और एक मुसाफिर जब पानी मांगता था तो उस गांव की यह रिवायत थी, वो ज़रूर मुसाफिर की खिदमत करते थे। उसने छाछल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो छाछल से पानी उसके हाथों पे डालना शुरू कर दिया और वो पानी पीना शुरू हो गया। वो एक शहजादे की तरह था। वो शहजादा पानी पीता रहा। जब उसने पानी पी लिया तो उसने कहा, मुझे मेरे घोड़े के लिए भी पानी चाहिए। अब परेशानी थी, घोड़े को पानी कैसे पिलाया जाए। तो उसने पीछे एक अपना बैग चमड़े का बना हुआ जिसके अंदर तीर भी उसने रखे हुए थे, वो उसने अपना पूरा बैग सा उतारा और उसमें से एक चमड़े की बनी हुई इस तरह का एक निकाला जिसमें उसने पानी डाला और वही पानी उसने अपने घोड़े को पिलाया। उसके बाद वो खड़ा होके शमो को इस अंदाज में देख रहा था कि शमो ने जब आंखें उठा के उसको देखा तो अब देखने का अंदाज उसका वैसा था जैसे पहले शमो टिकटिकी बांधे बगैर पलके झपकाए महव होके मस्त होके उसको देख रही थी। अब वो इसी तरह शमो को देख के हैरान हुआ खड़ा था जैसे उसने जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहली दफा देखी हो। वो खड़ा शमो को इसी तरह देखता रहा और जब शमो ने ऊपर देखा कि वो उसको इस अंदाज में देख रहा है तो वो मज़ीद शर्मा सी गई और उसके चेहरे पे मज़ीद लाली सी आ गई और वो वहीं पे अपना दिल फिदा कर गया। उस शहजादे को ना पता लगा कि वो अपना दिल इस सामने बैठी कुएं पे लड़की जो पानी पिला रही है अपना दिल हार चुका है। शमो अब जल्दी से अपने घड़े में पानी भरना शुरू हो गई इस अंदाज में जैसे अब उसको एहसास हुआ था कि मैं इस गांव की रहने वाली एक ऐसी लड़की हूं जिसको अगर किसी ने देख लिया किसी अजनबी के साथ इस अंदाज में देखते हुए बातें करते हुए नहीं तो क्या सोचेगा। तो वो जल्दी से अपना पानी भरना शुरू हो गई कि मैं जल्दी से पानी भरूं और निकलूं। तभी वो शहजादा समझ गया अब ये शर्मा गई है और जाने की तैयारियों में है। तो उसने कहा, इजाज़त चाहता हूं। अपने घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को उसी तरह दौड़ाता हुआ रवाना हो गया जैसे अभी उसके पास पहुंचा था और वैसे ही दूर चला गया। वो दूर नहीं गया था, शमो के दिल में बस गया था। शमो नहीं जानती थी कि उसका दिल उसके पास रहा ही नहीं। वो जो आया था खूबरू नौजवान, वो जो शहजादा, वही ले गया है। उसने जब घड़ा भर के सर पे रखने की कोशिश की तो उसको लगा वो उसके होश ही कायम नहीं है, वो मदहोश सी है। जिंदगी में उसको पहली दफा एहसास हुआ था कि मोहब्बत क्या चीज होती है, किसी को इस तरह अचानक दिल देना क्या होता है। वो उसको दिल दे बैठी थी। थोड़ी देर तक लड़कियां भी बाकी पहुंच गईं तो शमो ने कहा, मैं तो जा रही हूं। उन्होंने कहा, रुक जाओ, इकट्ठे ही चलते हैं। उसने कहा, नहीं, मुझे देर हो जाएगी। यूं शमो चलती हुई अपने घर पहुंच गई। लेकिन वो एक ऐसी रात उसने गुजारी कि वो करवटें बदलती रही, उसको नींद ना आ सकी। वो सोने के लिए आंखें बंद करती थी, वो शहजादा उसकी आंखों के आगे आ जाता था। वो फिर आंखें खोल जाती थी, ऐसी आंखें खोलती थी जैसे शहजादा अभी मेरे सामने खड़ा है। रात इसी तरह अटकेलियां करते गुजर गई, नींद ना आ सकी। शहजादा वाकई उसका दिल ले गया था। जब अगली सुबह उठी तो उसकी मां ने भी पूछा, क्या हुआ मेरा बच्चा, मेरी बेटी की आंखें लाल क्यों हैं, क्या रात सही तरीके सो नहीं सकी। उसने कहा, नहीं अम्मी, पता नहीं क्या हुआ, रात ऐसे बस नींद ही नहीं आ रही थी। मां किसी बात को ना समझ सकी और उसी तरह रूटीन के उसको काम बतानी शुरू हो गई। शमो ये करो, ये करो, ये करो, और शमो भी करती गई। जब शाम होने लगी तो आज वक्त से पहले वो अपनी सहेली के घर चली गई जो उसकी दीवार शरीक सहेली थी, सबसे बेहतरीन सहेली। उसकी सहेली ने उसको देखते हुए कहा, शमो क्या हुआ, आज तुम्हारा चेहरा देख के लगता है तुम बहुत उलझी हुई हो और लगता है कुछ कहना चाहती हो। और फौरी तौर पे शमा के दिल में जो कुछ था उसने सब का सब अपने उस दोस्त, उस सहेली को बता दिया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो रात सारी सो नहीं सकी, वो परेशान सी हो गई। सहेली सुन के
कि इसका मतलब है मेरी सहेली किसी को दिल दे बैठी है, वो जिस पे दुनिया मरती है, वो जिस पे पूरा गांव जानता है, वो जिसको औरतें खुद कहती हैं ऐसी हसीनो जमील लड़की हमारे गांव में पैदा नहीं हुई, वो हसीनो जमील किसी को दिल दे बैठी है, तो भाई कोई शहजादा ही हो सकता है, आम बंदा नहीं हो सकता। और ऐसा ही हुआ कि वो सहेलियां आपस में गपशप कर लेती। अब शमो उसको कहती कि वो रातों को सो नहीं पा रही, वो उससे कोई बात नहीं कर सकी, उसको अपनी दिल की कोई बात नहीं कह सकी। वो शहजादा तो चला गया, लेकिन अब मेरी नींदें उड़ गई हैं, मेरा दिल बेचैन हो गया है। तो उसकी सहेली ने उसको मशवरा दिया, तुम्हें उसको अपनी दिल की बात कह देनी चाहिए थी। उसने कहा कैसी पागल हो, मुझे क्या पता था उस वक्त मेरी क्या फीलिंग है, मुझे क्या पता था मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। ये तो अब समझ आई है इतने दिन गुजरने के बाद कि मैं सो नहीं पा रही, बेचैन हो गई हूं। उसकी सहेली ने कहा अब चाहती क्या? उसने कहा एक दफा फिर से उसको देखना चाहती हूं। शमो ने कहा मैं बेचैन हूं, मैं जब तक उसको देखूंगी नहीं मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। एक शाम शमो और उसकी सहेली पानी भरने के लिए अलग से दोनों रवाना हुई। बहुत दफ़ा ऐसा होता था लड़कियां अलग से भी चली जाती थीं और इकट्ठे भी जाती थी। तो उसी शाम उस उबाश, उस छछोरे असलम की निगाह शमो पर पड़ गई। और जैसे ही उसने शमो को देखा वो हैरान हो गया कि उसके गांव के अंदर कोई ऐसी हसीनो जमील लड़की भी है। और वो खड़ा बुत सा बन गया। उसने कहा तो कुछ नहीं, उसके मुंह से कोई लफ्ज तो नहीं निकला। वो इस अंदाज में खड़ा देखता रहा जैसे उसको समझ ही न आया कि ये मैं क्या देख रहा हूं। और जब शमो ने पानी भर लिया और उसकी सहेली पानी भर के वापस आ रहे थे तो असलम अभी तक अपने दोस्तों के साथ वहीं पे मौजूद था, गया नहीं था। वो दोनों परेशान हो गए कि अभी तक गया क्यों नहीं है। उसी अंदाज में टिकटिकी बांधे शमो को देखा जा रहा है, क्या माजरा है। शमो ने कहा मुझे डर लग रहा है इस बंदे से, जिस तरह ये मुझे घूर रहा है। उसने कहा बस चलो जल्दी से घर चलते हैं। दोनों सहेलियां चलती हुई घर गईं, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देखती थीं तो वो अपने दोस्तों के साथ इनका पीछा कर रहा था। जब वो घर के अंदर दाखिल भी हो रही थीं तब वो उनके दरवाजे तक पहुंच चुका था। वो देखना चाहता था ये किस घर से आई हैं। तब उस दिन उस लड़के, उस असलम ने, छछोरे ने देख लिया कि शमो इस घर में रहती है। और जब शमो अपने घर में दाखिल हुई तो उसके चेहरे पे एक फातिहाना सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो कह रहा हो अच्छा तो ये है उसका घर। फिर अगले दिन शमो और उसकी सहेली जब पानी भरने के लिए दोनों रवाना हुई, आज भी उनका टॉपिक वही शहजादा था। तो रास्ते में उसी जगह पे असलम फिर से खड़ा था। आज वो रास्ता रोकने के लिए बेचैन था। जैसे ही शमो और उसकी सहेली वहां पे पहुंचे वो रास्ता रोक के खड़ा हो गया और शमो को देख के कहा मैंने तेरे बारे में सब पता लगा लिया है, तेरा नाम शमीम है ना, शमो कहते हैं तुझे, तुझे मैंने अपने लिए पसंद कर लिया है। तू और किसी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं तुझे अपना के रहूंगा, मैं तुझसे शादी करूंगा, तुझे अपनी दुल्हन बना दूंगा। मुझे पता है तू एक कचरे में पलने वाली लड़की है, गरीब की बेटी है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छा खाने को ना अच्छा पहनने को, लेकिन मैं तुझे अच्छा खाने को दूंगा, मैं तुझे अच्छा पहनने को दूंगा। एक तरफ वो दुल्हन बनाने की भी बात कर रहा था और एक तरफ उसको एहसास दिला रहा था कि तुम एक कमी कमीन हो और मैं एक खान का बेटा, फिर भी मैंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया। एहसान मानो मेरा कि मैंने तुम्हें यहां तक पसंद कर लिया कि अपने बाप से तुम्हारी शादी की भी बात करूंगा। शमो ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी दिल की धड़कन तेज थी, वो जानती थी ये बहुत ही अजीब सिलसिला है। ये एक सुन रखा था लड़कियों से कि चौध खान का बेटा जो है छछोरा नहीं, उबाश नहीं, बल्कि लड़कियों को शदीद तंग करता है और उसका आज तक पाला नहीं पड़ा था। लेकिन आज वो उसको कह रहा था हाँ मेरी दोस्त बनना चाहो तो मैं तुम्हें दोस्त भी बना सकता हूं, दोस्त बनोगी तो फिर मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम चाहोगी, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, इस गांव में किसी लड़की के पास इतना पैसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कपड़े ला के दूंगा, मैं तुम्हें जूते ला के दूंगा। वो उसको तमाम इस तरह की लालच दे रहा था कि किसी तरीके वो लड़की उसको दोस्त बना ले। वो उसको ललचाई नजरों से देख रहा था कि वहीं पे शमो ने कहा मुझे रास्ता दो, हटो मेरे आगे से। उसने कहा नहीं, ये रास्ता तो मैं रोक चुका,
मान को क्या मांगती हो, मुंह से मांग लो, जो तुम्हें चाहिए वो दूंगा। दोबारा शमो ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें कह रही हूं हटो मेरे आगे से। तो और आगे हुआ बदतमीजी के अंदाज में, नहीं हटता क्या करेगी। तो तभी शमो की सहेली ने कहा, शमो पीछे हटो। वो जान चुकी थी कि शमो को भी गुस्सा आ रहा है, तो शमो आगे बढ़ी और एक थप्पड़ उसके मुंह पे मार दिया। उसकी सहेली भी नहीं सोच सकती थी कि शमो इस तरह गुस्से में आके इस बदतमीज लड़के को थप्पड़ मारेगी, जो जानती नहीं कि यह क्या अंजाम होगा। जैसे उसको थप्पड़ पड़ा तो वो एकदम खुद से भी हैरान हो गया कि यह क्या हुआ है, और शमो ने उसको धक्का देके हटाया और आगे बढ़ गई। उसकी सहेली शदीद कांप रही थी, और जब वो दोनों कुएं तक पहुंच गई, देखा वो पीछे नहीं आए। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और उसी शाम ही वो शहजादा, वो जो घोड़े पे सवार होके आता था, वो भी पहुंच गया। उसकी सहेली जो डरी हुई थी, वो कांप रही थी। आज जो कुछ हुआ था उसको समझ कुछ नहीं आ रही थी, और जब उसने देखा एक घोड़े पे सवार कोई आ रहा है, तो उसने कहा कोई आ रहा है। वो डर गई, जैसे चौधरी ने किसी को भेज दिया है, उस खान ने भेजा है किसी को कि जाओ बदला लेके आओ। तो शम्मो ने कहा, डरो मत, ये वही है। अब वो लड़की डरी हुई भी थी और नॉर्मल भी नहीं थी, लेकिन उसने तब भी देखा कि जो शम्मो ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। वो जो सामने था वो बहुत ही हसीन और जमील था, शहजादा था। जितनी शम्मो खूबसूरत थी, वो भी उसी के मुकाबले में उतना ही खूबसूरत था। और शम्मो की सहेली ने जब उसको देखा तो वो भी देखती ही रह गई। उसको वो जो डर लगा हुआ था, वो जो अभी रास्ते में जो कुछ हुआ था, जो उसके दिमाग पे सवार था, वो जो कुछ परेशान थी, वो सब भूल गई और उसको देखती ही रही। उसको यहां तक याद ना रहा कि उसने शम्मो से आके पानी मांगा, शम्मो ने उसके हाथ में पानी डाला, उसने यूं हाथों को जोड़ के पानी पिया। वो उसको कुछ नहीं याद, वो उसको टिकटिकी बांध दी देख रही थी कि शम्मो ने अपनी कोहनी से उसको झंझोड़ा, जैसे उसको कह रही है होश में आओ। और तभी वो ऐसे होश में, ऐसे चौंकी जैसे उसको लगाओ, ओहो मैं सॉरी, कहां खो गई थी। तभी उसको अंदाजा हुआ कि वो नौजवान, वो शहजादा तो जाने के लिए तैयार हो चुका है, वो जाने लगा है। वो ऐसी उसको देख के महव हो गई थी, वो उसको ऐसी देख के बुत सी बन गई थी, उसको देख के ऐसी दीवानी सी हो गई थी कि उसने पानी मांगा, उसने उसको पानी मिलाया, पानी पी के उसने उससे क्या बात की, कुछ भी उसको सुनाई न दिया, इसलिए कि वो तो उसको टिक टिक के बांधे ऐसी देख रही थी जैसे इस दुनिया में ना हो, किसी और दुनिया में चली गई हो। और शम्मो के झंझोड़ने पे जब उसको होश आया तो वो शहजादा कह रहा था, इजाजत चाहता हूं। और उसने खुदा हाफिज किया, घोड़े पे सवार हुआ, रवाना हो गया। शम्मो ने अपनी सहेली से पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम कहां खो गई थी? वो तुमसे मुखातिब होकर बात कर रहा था, तुमने जवाब तक नहीं दिया। कब उसने मुझसे बात की? शम्मो बोली, अभी। उसने कहा, सच पूछो तो शम्मो, तुमने सच कहा था। यह शहजादा तो किसी को भी पागल कर सकता है, यह शहजादा तो किसी को भी दीवाना कर सकता है। सच कह रही हूं तुमसे, उसने क्या बात की, तुम्हारी आपस में क्या बातें हुई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं महव हो गई थी, मैं खो गई थी, मैं किसी और दुनिया में चली गई थी। उसका हुस्न ऐसा लाजवाब था, वो ऐसा हसीन और जमील था कि मैं किसी और दुनिया में चली गई थी। तो तभी शम्मो ने कहा, तुम्हें नहीं पता उसने मुझे क्या कहा है? उसने कहा, नहीं। और यह भी नहीं पता उसने तुमसे मुखातिब होकर क्या कहा है? उसने कहा, नहीं। तभी शम्मो ने उसको कहा, मैं बताती हूं। आज पानी पीने के बाद आज उसने मुझसे कहा है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे होश उड़ गए हैं। मैं जब से पहली दफा आपको देखा है तब से लेके अब तक सही तरीके सो नहीं सका, और मेरी ख्वाहिश है, अगर आपको बुरा ना लगे, मैं आपको जीवन साथी बनाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूं, अपनी ज़ौजा बनाना चाहता हूं। अगर मैं आपके माँ बाप से ये रिश्ता मांगने के लिए अपने माँ बाप को भेजूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? तो शम्मो ने मुस्कुराते हुए सर ऐसे झुका लिया जैसे कह रही हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तभी वो मुखातिब हुआ था साथ उसकी सहेली से कि अभी हमारी अमानत है, आपसे एक गुजारिश है, इनका ख्याल कीजिएगा।
लेकिन उसकी सहेली तो ऐसी मस्त थी कि उसने कुछ भी नहीं सुना। ये जुमला जो उसने दोहराया था उसने सुना ही नहीं, वो तो उसको टिकटिकी बांधे देख रही थी, तभी उसने उसको कोनी मारी और जैसे वो होश सी आई, हाँ हाँ, और वो जो जुमला बोल चुका था उसने नहीं सुना था। आखिरी जुमला जो उसने सुना वो कह रहा था, इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और साथ ही वो घोड़े पे बैठा रवाना हो गया। और जब पूरी ये बात उसने उसको दोबारा से बताई कि उसने तुमसे ये कहा, मुझसे ये कहा, तुम इतनी मस्त थी, तुमने सुना ही नहीं, तो वो भी हंसना शुरू हो गई। कहती है मैं क्या करूं, वो वाकई था ही ऐसा दीवाना करने वाला कि मैं दीवानी हो गई थी, मैं खोस ही गई थी। भाई सही कहा था तुमने, ये तो नींदें उड़ाने के लिए ऐसा ही है कि कोई भी देखे तो उसकी नींदें उड़ जाएं। वो दोनों सहेलियां बातें करते हुए घर की तरफ खुशी खुशी जा रही थीं, हर बात को भूल चुकी थी कि आज उनका टाकरा हुआ था असलम से, और असलम को उसने थप्पड़ मारा था जिस पे उसकी सहेली कांप रही थी कि खुदा जाने अब क्या होगा। शमो भी जानती थी कि थप्पड़ तो मैंने गुस्से में मार दिया है, आगे बहुत बुरा होगा, लेकिन अभी उस शहजादे को देखने के बाद वो दोनों सहेलियां सब भूल के घर चली गईं। और उस रात भी जहां शमो दोबारा से आंखें बंद किए, उसकी उन बातों में खोई हुई थी जब उसको कह रहा था मैं आपको जीवन साथी बनाना चाहता हूं, वो उन बातों को सोच सोच के खुश हुई जा रही थी। जो शमा, जो मोहब्बत, जो आग उसके दिल में जली थी, आज वो शहजादा भी कह गया था कि मैं भी यही चाहता हूं। और दूसरी तरफ लेटी अपने घर के चारपाई पे उसकी सहेली भी मस्त होकर यही सोची जा रही थी, कितना खूबसूरत नौजवान था, मैंने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत किसी को नहीं देखा सिवाय इस लड़की के देखा था जो मेरी सहेली है शमो, कि ये बहुत हसीन व जमील है, वैसा ही खुदा ने इसके लिए अगर किसी को बनाया है तो यही नौजवान है। शमो के लिए एक ऐसा ही शहजादा चाहिए था। अगले दिन वो दोनों सहेलियां जब घर से निकली तो बाकी लड़कियां भी उनका इंतज़ार कर रही थी कि आओ इकट्ठे चलते हैं, तो वो सारे इकट्ठे चल पड़ी। और जब वो रास्ते में पहुंचे, तकरीबन ये 20-25 मिनट का रास्ता बनता था घर से उस कुएं तक। तेज तेज चलते तो कहते हम 18 मिनट 20 मिनट तक भी पहुंच जाते थे, और बातें करते हुए जाती तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। वो जब वो दोनों उन लड़कियों के साथ बातें करते हुए जा रही थी तो आज वही ओबाज असलम रास्ते में खड़ा था और उनका इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने कहा रुक जाओ। वो सारी लड़कियां डर गईं कि कभी सबको इसने नहीं रोका, आज ये गुस्से में है, किस तरह की कंडीशन में है कि आज रुकने का कह रहा है। सारी लड़कियां डर के रुक गईं कि ये आज गुस्से में नजर आ रहा है और क्या कहना चाह रहा है। तो उसने कहा तुम बाकी सब जाओ यहां से, सिर्फ उसने शमो की तरफ उंगली की, ये रुके यहां पे। तो बाकी सब चल पड़ी। तो शमो खड़ी हो गई और शमो के साथ उसकी सहेली भी खड़ी होगी। मैंने लफ्ज़ सहेली इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझ जाओ उसकी नाम ही मैंने फर्जी सहेली रखा है। उसकी सहेली भी खड़ी हो गई। जब बाकी सारी चल पड़ी डरते डरते जल्दी से आगे जा रही थी कि हमारा पाला ना ही पड़े इस बंदे से, बहुत बदतमीज़ है, इसका कोई हल नहीं है। तो वहीं पे असलम ने शमो से कहा कल तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा है तुमने अच्छा नहीं किया, मैं रात सारी सोचता रहा हूँ क्या फ़ैसला करूँ। तो मैंने फ़ैसला कर लिया है, तुम जैसी कमी लड़की को मैं दुल्हन ही बनाऊंगा अपनी, तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें जूती की नोक पे रखूंगा। तुम ही मेरी दुल्हन बन के आओगी, तुम ही मेरा बिस्तर गर्म करोगी, लेकिन तुम मेरी जूती के नोक पे रहोगी। मैं करूंगा तो तुमसे निकाह, लेकिन वो सारा जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा है इसका ऐसा बदला लूंगा तुमसे, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मुझे अपने माँ बाप को जैसे भी मनाना पड़ा, मेरे माँ बाप खान हैं, यहाँ के वडेरे हैं, तुम जैसे कमियों के पास, मैं फिर भी मना लूंगा अपने माँ बाप को बदला लेने के लिए। तुम्हें मैंने इज्जत से कहा था दोस्त बन जाओ, इज्जत से कहा जा बीवी बन जाओ, तुम इज्जत से मेरी बीवी बन जाती, मैं तुम्हें इज्जत देता, मैं तुम्हें रानी महारानी बनाता, मैं तुम्हें सब कुछ देता। अब भी तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा, अब भी शादी तो करूंगा, लेकिन जूती की नोक पे रखूंगा, सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए तो मेरी बीवी होगी, उसके अलावा मैं देखना तुम्हारे साथ करता क्या हूं। बस इंतजार करो, जल्द ही तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी। और उसने उसकी सहेली से मुखातिब होकर कहा तुम भी कान खोल के सुन लो, तुम भी इसके साथ मिली हुई हो ना, जाके बता दो इसके मां बाप को कि अब ये मेरी है, इसके अलावा सोचे भी ना किसी को, इससे सिर्फ मैं ही शादी करूंगा और कोई इससे शादी नहीं करेगा।
और हंसना शुरू हो गया। कई बातें वो खड़ा होकर कहता रहा, लेकिन वो दोनों लड़कियों की कानों से शाएं शाएं की आवाज़ आ रही थी, नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। वो दोनों वहां से चलती हुई कुएं तक तो पहुंच गई। लड़कियां बेचैन खड़ी थी पूछने के लिए कि क्या हुआ है। उन्होंने पूछा क्या कह रहा था, क्या हुआ है। तो वो दोनों चुप सी कर गई, चुप सी लग गई। वो पूछती नहीं हमें बताओ क्या हुआ है। तो उसकी दोस्त ने कहा, शमो की दोस्त ने बदतमीजी की, उसने बहुत ज़्यादा धमकियां दी हैं शमो को कि वो उससे शादी करेगा, उसको अपनी जूती की नोक पे रखेगा, ऐसी ऐसी बातें कहे। तो सारी लड़कियां कहती रहीं। बहुत बुरा हुआ शमो को उसने देख लिया। वो शमो की बहुत अच्छी खैर खाती सिवाय जरीना के। जरीना थी जो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, क्योंकि आज जो उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी असलम ने, जो कुछ उसको पता लगा था वो उसने जरीना से पता किया था। जरीना ने उसको सब कुछ शमो के बारे में बता दिया था। वो वहां से पानी भर के अपने घर तो पहुंच गई। ना शमो ने अपने घर वालों को कुछ कहा, ना उसकी सहेली ने किसी को कुछ बताया, लेकिन वो अपने घर पहुंच के अपने बाप के सामने खड़ा बात कर रहा था कि अब्बा मुझे शादी करनी है। उसने कहा पहले तो कुछ कर तो सही, कुछ जिम्मेदारी तो उठा। उसने कहा क्या करना है, घर में इतनी जायदाद है, जमीनें हैं, पैसा है, सब कुछ है, क्या करूं मैं। उसने कहा यही संभाल ना, जिम्मेदारी लेना, इन जमीनों को देख, मुंशी के साथ बैठ, हिसाब किताब चेक कर, तुझे कुछ पता तो लगे। उसने कहा बाबा ये मैं सब कर लूंगा, मैं आपको कह रहा हूं मैं कर दूंगा, बस मेरा आखिरी फैसला है कि मुझे अब शादी करनी है। किससे करनी है शादी, कौन है। तो उसने बताया कामू कुम्हार की बेटी से। उसके बाप ने कहा तू जानता है तू क्या कह रहा है, हम खान हैं यहाँ के और वो कुम्हार हैं, मट्टी के बर्तन बनाने वाले। कामू को तू जानता है, हमारे यहां जो मुलाजिम हैं, मुजेरे हैं, उनसे भी कमतर है, बदतर है, कमी कमीन है, तो उसकी बेटी से शादी करेगा। उसने कहा हां बाप मैं करूंगा, अब्बा मैंने उसी से करनी, मेरी जिद है। अगर मेरी शादी ना की तो अब्बा याद रखना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। वो बाप को ब्लैकमेल कर रहा था, जानता था बाप इस रिश्ते को नहीं मानेगा, तो वो तैयारी करके आया था कैसे बाप को मैंने ब्लैकमेल करके इस रिश्ते पे कायल करना है। और उसने कहा ठीक है, मैं मां से कह रहा हूं, आपको भी तो खुदा ने एक बेटा दिया है ना, मैं ही हूं। आप चाहते हैं वो एक बेटा मर जाए, ठीक है मैं आज फांसी पे लटक जाऊंगा। उसने इस तरह की बातें की, मां को भी इस तरह का डराया कि मां भी रोना शुरू हो गई। और मां ने जाके अपने शौहर खान को राजी कर लिया कि वो इससे इस तरह शादी नहीं करना चाहता कि उसकी दुल्हन बन के आएगी, वो उसको मुलाजमा के तौर पर रखेगा। वो कह तो रहा है जहां आप उसकी शादी करना चाहेंगे वो वहीं पर करेगा। वो उसकी जिद सी बन गई है, बच्चा है ना। और मां की इन्हीं बातों ने उसको बिगाड़ा था। खान अपनी बीवी पे भी चीखा कि तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसको बिगाड़ दिया, तुम कैसी मां हो। वो बेशक कमी कमीन है, मैं कमी कमीन नहीं कहता उनको, वो गरीब हैं, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे, कल को हमारी बात मानने से लोग हट जाएंगे। और मैं अगर उसकी बेटी के साथ इसकी शादी कर भी दूं और ये उसको मान लिया कि बीवी नहीं बनाएगा, जिद पूरी करनी चाह रहा है, तो फिर मैं किसी और के पास जब रिश्ता लेने जाऊंगा तो तब क्या होगा। तो चौधरान बोली तो खान क्या हो गया, जानते हैं सब, खान हमेशा अपने हम कद जो होते हैं लोग उनमें शादियां करते हैं, पता होता है बच्चे बिगड़ जाते हैं और बिगड़े बच्चे इस तरह कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो गया। तो खान ने कहा मैं रिश्ता मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है वो इकरार कर रहा था कि वो राजी हो गया। तभी चौधरान ने कहा आपको किसने कहा है आपको जाना होगा, मैं मुलाजमों को भेजूंगी और कामों के यहाँ जाके ये रिश्ता मांगना उनके लिए फ़ख्र की बात होगी, हमारे घर से रिश्ता जा रहा है। हमारे मुलाजिम जाएंगे, पहले उनसे बात करके आ जाएंगे, जब उन्होंने हाँ कर दी तो उनको हम हवेली में ही बुला लेंगे और हवेली में ही उनसे बात कर लेंगे। उधर वो बात आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ घरों में फैल गई और बाप ने भी बुला के शमू से पूछा बेटा मेरे कान कुछ सुन रहे हैं, क्या कोई इस तरह का वाक़या हुआ था। शमू ने कहा अब्बा किस तरह का वाक़या। उसने कहा ऐसे असलम ने रोका और इस तरह हुआ, तुम्हें कुछ कहा, क्या हुआ है मुझे बताओ। तभी वो जो डरी हुई थी, बाप के आगे कभी झूठ नहीं बोलती थी, खुल के उसने बाप को सब कुछ बता दिया। हाँ अब्बा ये हुआ था, उसने मेरा रास्ता रोका, वो मुझे रास्ता नहीं दे रहा था, मुझे गलत गलत बातें कर रहा था, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान हो जाते, मैं खामोश रही कि वो ठीक हो गया होगा। मुझे नहीं पता कि वो बाद में दोबारा आया और उसने मुझे आके कहा है कि मैं तुम्हें बीवी बनाऊंगा और जूते की नोक पे रखूंगा। अब्बा उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। ये सब बातें करते उसका सर झुका हुआ था। तो उसके बाप ने कहा मैंने हमेशा मेहनत करके खाई है,
मांग के नहीं खाया। लेकिन बेटा मैं भी मजबूर हूँ, मैं कभी भी ऐसी रिश्ते पे, ऐसी जगह पे बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहूँगा जहाँ पे मेरी बेटी को जूती के नोक पे रखा जाए, यानी कि उसको नौकरानी बना के रखा जाए, उस पर जुल्म किए जाए। नाम की तो वो बीवी होगी लेकिन असल में नौकरानियों से भी बदतर होगी। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। देखता हूँ मैं क्या हो सकता है। और उसके कुछ दिन बाद खान के यहाँ से कुछ लोग आए, उनमें औरतें भी थीं और 2 मर्द भी थे। वो घर पहुंचे और उन्होंने कामू और उसकी बीवी को समझा दिया कि हम रिश्ते का पैगाम लेके आए हैं, इनकार सुनने के मूड में नहीं है। अगर इनकार किया तो ये याद रखना तुम्हारी फसल भी जल जाएगी, ये याद रखना तुम्हारे घर को भी गिरा दिया जाएगा, याद रखना तुम्हारी बेटी भी तुम्हें पता तक नहीं लगेगी, अगवा हो जाएगी। क्या करोगे? तुम्हारी तो पुलिस ने भी नहीं सुननी, तुम्हारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि किसको जाके फरियाद करोगे। खान ही है, खान तुम्हारी बेटी को इज्जत देना चाह रहा है, उसको अपनी बहू बनाना चाह रहा है। तुम जैसे कमियों के लिए तो ये इतनी बड़ी बात है कि खान के यहाँ ब्याह के जाएगी तुम्हारी बेटी। आते ही उन्होंने कामू और उसकी बीवी को इतना डराया कि अगर उन्होंने इनकार किया तो वो समझना तुम तीनों को खान मरवा देगा, अगवा करा लेगा। और आखिरी बात उन्होंने कहा, कामू सुन लो, अगर तुमने इनकार किया या कोई ऐसी हैंकी बहकी की तो तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी, तुम तीनों को हम मजबूर होंगे उठा के चौधरी की हवेली में ले जाएंगे। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को हम कैद कर देंगे। रह गई शमो, हम बगैर निकाह के ही असलम को दे देंगे। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहते हो बगैर निकाह के ही असलम को मिल जाए और तुम कैद हो जाओ, फिर सारी जिंदगी उसकी कैद से निकल नहीं सकोगे, या फिर बेहतर है निकाह कर दो, बीवी बन जाएगी। वो एक गरीब शख्स था, जानता था ये ताकतवर हैं जो कह रहे हैं कर सकते हैं और कर देंगे। उसके बाद अब कोई हल नहीं था कि वो क्या करे। वो बीवी के पास गया और कहा, मैं मजबूर हो गया हूं, कोई हल नहीं बचा मेरे पास, और ये सच है, हम दोनों को वो कैद कर देंगे और बगैर निकाह के ही वो हमारी बेटी को गिद्ध की तरह नोचता रहेगा। क्या करे? माँ थी, वो भी रात सारी रोती रही, बेटी से छुपाया, लेकिन बेटी को अंदाज़ा हो गया था। माँ बाप बहुत मजबूर हो गए। उसने माँ से पूछा, जिद किया तो माँ ने बता दिया, बेटी उसने ये ऑप्शन दिया है कि वो तीनों को उठा के ले जाएंगे, और गांव में कोई इतनी हिम्मत नहीं रखता कि उनके खिलाफ बयान दे सके। थानेदार जो है वो उन्हीं के घर का रखवाला है। हम दोनों को वो कैद कर देंगे और तुम्हें वो नोचना शुरू कर देगा असलम। मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं, अब खुदा ही कोई मोजज़ा दिखाए, कोई मदद भेजे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तभी शमो को अंदाज़ा हुआ कि ये जो हालात पैदा हो चुके हैं ये सही है, मेरे माँ बाप कैद हो जाएंगे और मैं अपने माँ बाप को कैसे कैद कराऊं। तो वो रात सारी सोचती रही। सुबह उठ के उसने कहा, माँ मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मेरा बूढ़ा बाप और मेरी बूढ़ी माँ बाकी ज़िंदगी कैद में गुजारें। हम तो गरीब ही पैदा हुए हैं ना। जिस जगह पे मेरी शादी होनी थी उसने कौन सा मुझे शहजादी बना के रखना था, वहां पे भी तो मैंने काम काज करना था, नौकरानी ही बन के रहना था। लेकिन मैं अपनी माँ बाप की इज्जत के आगे सर झुकाती हूं, आप उनको हाँ कर दीजिए। माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं चाहते जीते जी हमारी बेटी। उसने कहा, माँ आप निकाह नहीं करेंगे तो तब भी तो वो उठा के ले जाएंगे, आपके पास बचा ही क्या है। इनकार करेंगे तब भी तो वो उठा के लेके जाएंगे, तो जिल्लत से तो बेहतर है कि कम से कम निकाह की जिंदगी में तो मैं रहूंगी कि मुझे नोचता रहे शैतान। अगले दिन बुलावा आ गया, चौधरी साहब ने आपको घर बुलाया है। कामू और उसकी बीवी जब हवेली पहुंचे था, जो उनको पहली दफा नीचे जमीन पे नहीं ऊपर बिठाया गया। खान ने कहा, मैगाम आपको पहुंच गया था तो मुझे जवाब चाहिए था आपकी बेटी के रिश्ते का, इसलिए आज आपको इज्जत भी दी गई है। उनको खाने आगे पेश किए गए, चीजें रखी गई, प्रोटोकॉल के साथ बिठाया गया और मियाँ बीवी का जवाब का खान मुंतज़र था, इस अंदाज में कि खान ने बता दिया था, मैं इनकार सुनने के ना मूड में था, ना हूं, ना कभी किसी का आज तक मैंने ज़िंदगी में इनकार सुना है। धमकी भी वो दे चुका था, लेकिन अब वो मीठे अंदाज में पूछ रहा था, जी बताइए, मैं रिश्ता ले रहा हूँ, निकाह होगा, ये शादी होगी, इज्जत से इस घर में रहेगी, इस घर की रानी बनेगी, इस घर की बहू होगी, इस घर की इज्जत होगी वो। तो कामू ने हाथ जोड़ के कहा, खान साहब आपको कौन इनकार कर सका है आज तक जो हम इनकार करेंगे। आपकी अमानत है, जब आप चाहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है।
बाप ये जुमले अदा करते हुए कांप रहा था, रो रहा था, अंदर ही अंदर रो रहा था। आंसू टपक तो नहीं रहे थे, आंखें भर चुकी थी, सर वो झुका चुका था। मां भी जानती थी कि बाप अपनी बेटी को ऐसे हाँ करते हुए कितनी तकलीफ का शिकार है। तो चौधरी ने कहा, ठीक है, अगला हफ्ता कैसा रहेगा? तो एकदम बाप ने ऐसे सर उठाया जैसे वो पूछना चाह रहा हो, इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है कि 5-6 दिन के अंदर शादी की बात कर रहा था। उसने कहा, चौधरी साहब मुझे तैयारी करनी है खान साहब। तो खान ने कहा, हमें तुमसे क्या लेना है? तुम हमें क्या जहेज दे सकोगे? तुम क्या दोगे बेटी को? हमें बस जोड़ा हम भिजवा देंगे, दुल्हन का जोड़ा, वो उसको पहना देना। जुमे का एक मुबारक दिन है, जुमे वाले दिन हम अपनी बहू को ले जाएंगे। तुम्हारे पास 7 दिन तो हैं, अभी जुमे में पूरा हफ्ता पड़ा है। बस तुमने करना क्या है, वही जो जोड़ा हमारे घर से जाएगा, हमारे घर में जाए, बाकी जो खाना पीना ये वो है वो हम सारा खुद कर लें। तुम्हारे पास ऐसा कुछ ना है ना तुम कर सकते हो, वो हम खुद ही करेंगे। अब हमारी इज्जत है, तुमने हाँ कर दिया, लो भाई मिठाई ले आओ, इनको मिठाई खिलाओ, इनका मुंह मीठा कराओ। यूं वो जबरदस्ती का रिश्ता तय पा गया और अगले ही दिन उनके घर में वो जोड़ा भी पहुंच गया जो दुल्हन ने पहनना था। और चौधरी, उस खान ने, मैं उसको बार बार चौधरी लफ्ज मेरे मुंह से निकल रहा है, उस खान ने, वहां पे खान कहते हैं, खान ने अपने बेटे असलम के लिए इस लड़की को ब्याह के ले जाना था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि शमो भी हैरान थी, रो रही थी। वो शहजादा तो उसको भूल ही गया था, उसकी सहेली भी अजीब सी थी, 2 ही तो मुलाकातें हुई थी, कौन सी मोहब्बत की बातें हुई थी, कौन से इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो जरूर कह गया था, वही जुमले कह गया था जो शमो के दिल में थे। शमो अपनी दिल की बात तो अभी उसको कह ही नहीं सकी थी, वो जरूर कह गया था, वो कहना चाहती थी। शर्म उसके हां थी, शर्म की वजह से शमो उसको अपने जज्बात नहीं बता सकी थी। हां, वो शहजादा जरूर बता गया था, लेकिन कहां वो शहजादा, कहां शमो, ये तो सब कुछ तय हो रहा था। शमो ने सर झुका लिया, वो रोती थी अपने नसीब पे, और उसकी दोस्त जब उसके पास आती तो वो भी उसको दिलासा देती कि मेरी दोस्त इस तरह चली जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। शमो को वो जहर लगता था, वो जो उसके लिए दुल्हन का लिबास पहना भेजा गया था। जानती थी वो उससे बदला ले रहा है, जानती थी वो उसको जो कह के गया था, माँ बाप को उसने खुल के तो उतना नहीं बताया था, जानती थी वो उसके साथ क्या सलूक करेगा, वो उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। अब शादी को सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे, 3 दिन बाकी रह गए थे। और इस शाम शमो तो नहीं, उसकी सहेली पानी लेने के लिए गई। शमो अब घर से बाहर नहीं निकल रही थी, उसकी मां जाती थी पानी ले आती थी, या बाप अपने गधे पे जाता था पानी लाद के ले आता था। उस शाम सारी सहेलियों के साथ वो सहेली भी पानी भरने के लिए गई। जब सबने पानी भर लिया और सारी वापसी की तरफ रवाना हुई तो उस सहेली ने देखा सामने झाड़ियों के पास कोई खड़ा है, वो झाड़ी हिली सी है। उसकी जब निगाह पड़ी तो उस शख्स ने पीछे से अपना मुंह निकाला, ऐसे जैसे अपनी झलक दिखा रहा हो, और छुप गया। तभी उस सहेली को अंदाजा हुआ ये तो वही शहजादा है जिसकी मैंने शक्ल देखी। उसने बाकी लड़कियों की तरफ देखा, अभी तक कोई मुतवज्जो नहीं हुई थी, अपनी अपनी बातों में मस्त थी। तो वो सारी आगे बढ़ना शुरू हो गई, वो सहेली आहिस्ता आहिस्ता पीछे होनी शुरू हो गई, और उसने इस तरह इशारा किया कि मुझे ज़रा वॉशरूम करना है, आप लोग चलो। बाकी सारे आगे चल पड़ी। तो वो उस झाड़ी के पास गई तो वो शहजादा निकल के बाहर आ गया। उसने कहा, आपकी वो दोस्त कहाँ है? तो एकदम से उसको सब याद आ गया। हाँ, सहेली को याद है, ये शहजादा आया था, ये सारी बातें हुई थी, इसने कुछ कहा था, मैं मस्त हो गई थी, इस परेशानी में तो हम सब भूल ही गए थे। तब उसने उसको कहा, शायद आपको नहीं पता शमो के साथ क्या हुआ है। उसने कहा, अच्छा, उसका नाम शमो है? उसने कहा, हाँ। आपको नाम भी नहीं पता? उसने कहा, नहीं। उसने कहा, आप उसको प्यार करते हैं? उसने कहा, हाँ। क्या आप उससे शादी कर सकते हैं? सहेली ने उसने कहा, हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा, फिर उसको बचा लीजिए,
और उसको वो सारी कहानी सुना दी, कैसे वो असलम उसको मिला था, उसको रोका, उसने थप्पड़ मारा और उसने कहा वो सारा किस्सा कैसे शादी के लिए हाँ हुई और जल्दी से शादी हो। उसने पूछा शादी कब है? उसने कहा बस 2 दिन रह गए हैं, आज का दिन छोड़ के 2 दिन रह जाएंगे। उसने कहा शमो से कहना मैं आज रात उसके घर उसको मिलने के लिए आऊँगा। उसने कहा आपको उसके घर का कैसे पता? उसने कहा मुझे पता है, बस शमो से ये कहना अपनी छत पे रात को मेरा इंतज़ार करे। उसने कहा ठीक है, मैं उसको पैगाम दे दूंगी। वो जब पहुंची, घड़ा उसने अपने घर रखा और शमो के पास गए। उसने कहा वो आज मुझे मिला था, उसने मुझे पैगाम दिया है, आज रात को छत पे उसका इंतज़ार करना। शमो उस रात छत पे गई तो पहले से ही वो शहजादा मौजूद था। उसने अपने मुंह को लपेटा हुआ था। आज उसने काले रंग के शलवार कमीज पहना हुआ था और काला ही उसने सर पे पगड़ी टाइप पहनी हुई थी और मुंह को छुपाया हुआ था। जब शमो उसके पास गई तो उसको काले रंग में देख के हैरान हो गई कि काले रंग जैसे ही चेहरे से काली चादर उसने जो पगड़ी बांध के उसका मुंह पे रखा हुआ था हटाया तो लगा जैसे चांद सा निकल आया हो। लेकिन आज शमो का चेहरा बुझा हुआ सा था, वो भी देख के परेशान सा हो गया और उसने शमो को देख के कहा परेशान मत हो शमो, मैं आ गया हूं। उन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई और उसके बाद जब शमो नीचे उतर रही थी, शमो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अगली ही सुबह पता लगा चौधरी के बेटे को तेज बुखार हो गया है। असलम को शादी की 1 दिन ही रह गया था, आज सुबह सुबह उसको बीमार हो गया था। कल आखिरी दिन था। डॉक्टर को, हकीम को बुलाया गया, इलाज कराया गया, लेकिन बुखार था कि बिगड़ता ही जा रहा था। इस तरह बुखार बिगड़ता क्या कि बाकायदा रात तक उसके जिस्म को झटके लगने शुरू हो गए। वो अजीब से अंदाज में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, उसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो जाते और वह झटके लेता अजीब से कि हकीम ने और डॉक्टर ने कहा ये आसेब वगैरह का साया लगता है, आप इसका वो इलाज कराएं, ये इलाज भी जारी रखें क्योंकि इसकी फ़ौरन शादी है। जिस अंदाज में इसके जिस्म झटके ले रहा है और ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और इसकी आंखें ऊपर हो जाती हैं, ये आसेब वगैरह का कुछ है। अब शादी कैसे फ़ौरन हो सकती थी? चौधरी भी डर गया, एक ही उसका बेटा था। फ़ौरन उन्होंने पैगाम भिजवाया कि हम शादी को कुछ दिनों के लिए लेट कर रहे हैं। तैयारियां तो कोई ख़ास उन्होंने की ही नहीं थी लड़की के माँ बाप ने। यूँ शादी को लेट कर दिया गया और यूँ असलम का इलाज कहते हैं शुरू हुआ। कई दिनों तक उसका इलाज होता रहा लेकिन बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा और यहाँ तक कि बगैर खाए पिए वो सूख के कांटा हो गया। सूख के कांटा हो गया। जिस पीर फकीर के पास गए उन्होंने कहा कि यह हमारा केस समझ से बाहर है, इसके ऊपर इतनी हैवी किस्म का जिन है कि हम चाहें भी तो उसको नहीं निकाल सकते। अगर हमने इसको निकालने की कोशिश की तो हमारी ज़िंदगी वो ख़त्म कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ा द्यो टाइप है जो इसके अंदर आ गया, हमारे बस से बाहर है। अब शादी चीज़ें सब कुछ भूल के, वो तो एक बेटे की जिद थी जो बाप ने मान ली थी, वो बेटे को बचाने के लिए हर जगह पे भागते रहे, दूर दूर तक गए, शहरों में भी गए, लेकिन सब ने ये कहा कि हमारे बस से बाहर है, हम इसको नहीं निकाल सकते। हां, एक किसी ऐसे शख्स के पास गए जो नेक और अल्लाह वाला था और उसने कहा कुछ ऐसा ज़रूर तुमसे गलती हुई है और तुम जानते हो खान, तुम्हारे बेटे ने भी गलती की है। उसका अजाला यह है कि जाओ उनसे माफ़ी मांगो। जिनके साथ तुम ज्यादती करने जा रहे थे, अभी की नहीं थी, उनसे माफ़ी मांगो तो शायद तुम्हारे बेटे को आफाका हो। वापस आते ही खान उसकी बीवी माफ़ी मांगने के लिए कामू और उसकी बीवी के पास पहुंचे। जान चुके थे कि जो हम गलती अभी तक करने जा रहे थे इसके अलावा तो कोई गलती नहीं जो बेटी की वजह से हो रही थी। वो दोनों मियाँ बीवी जब कामों के घर के बाहर पहुंचे तो बाहर ताला लगा हुआ था। हैरान हुए, हमसायों से पूछा वो कहाँ हैं? आज चौधरी खुद चल के आया था बीवी के साथ माफ़ी मांगने। तो साथ वालों ने बताया शमो, उसकी मां और उसके बाप यहां से जा चुके हैं।
और उन्होंने उनको ये भी बताया कि एक रात पहले ही शमो कहीं चली गई थी और उसके बाद उसके माँ बाप भी यहाँ से चले गए हैं। हम सब तो यही डर की वजह से समझे थे कि आप लोगों ने शमो को अगवा कर लिया है। हम लोग तो यही समझे थे कि शमो को आप लोग उठा के ले गए हैं। खौफ की वजह से उन्होंने हाथ जोड़ के डरते डरते कहा, चौधरी साहब, खान साहब, हम तो यही समझे कि आप लोग ले गए होंगे, तो शमो कहाँ गई? तो उसकी बीवी बोली, हम तो खुद, वो लोग भी बताने को तैयार नहीं थे कहाँ गए, लेकिन जब खान और उसकी बीवी ये खुद बोले कि हम इनसे माफ़ी मांगने आए हैं, वो दोनों कहाँ हैं, हम उनके पांव पड़ के माफ़ी मांगना चाहते हैं, तब हमसायों को भी यकीन हो गया कि वाकई ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको पता लग गया था इनके बेटे के साथ ये हो रहा है, तभी उन्होंने बता दिया कि एक रात पहले तो लड़की गायब हो गई थी घर से। हम तो यही समझ रहे थे कि आप लोगों के बंदे उठा के ले गए होंगे। तो चौधरी और उसकी बीवी ने कहा, नहीं, हमारे बंदों ने नहीं उठाया। उसने कहा, हम तो यही समझे। उसके बाद उसके माँ बाप भी यहाँ से छोड़ के चले गए। वो खान और उसकी बीवी माफ़ी नहीं मांग सके। वो कहाँ गए थे कोई नहीं जानता था। कहते हैं चौधरी का बेटा फिर उस खान का बेटा कभी ठीक ना हो सका। उसी दोबारा बुजुर्ग के पास गए और उससे पूछा तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारे बेटे ने इससे पहले भी काफ़ी गुनाह किए हैं। गांव की कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ वो ऐसा कुछ कर चुका है जिस पे उसको उसकी सज़ा मिली है। अब ये बोझ रहेगा तुम्हारे ऊपर, मरेगा नहीं, बहुत देर से जाके मरेगा, लेकिन ऐसा ही पड़ा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा सा, मुंह से उसकी झाग बहती रहती थी, हड्डियों का ढांचा, बस इसको ज़बरदस्ती इसको खिलाएं पिलाएं और ये चारपाई से अब उठ नहीं सकेगा। बेहतर है इसको किसी अस्पताल में जाके जमा करवा दें। माँ ने कहा, नहीं, मेरा एक ही बेटा है, मैं कैसे जमा करवाऊं? तो कहते हैं कि उस गांव के अंदर उस बेटे को वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा सा झाग वाला पड़ा हुआ सबने देखा। हाँ, उस बुजुर्ग ने यह ज़रूर कहा था, दुआएं अल्लाह से मांगें, माफ़ी अल्लाह से मांगें। हाँ, ये ज़रूर है, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मुझे जो नज़र आ रहा है, अल्लाह तुम्हारा कोई ना कोई वसीला बना देगा। और वसीला ये बना था कि अल्लाह ने उनको एक और बेटी दी और एक और बेटा दिया था। लेकिन चौधरी खान और उसकी बीवी टोटली बदल गए थे। फिर वो कहते हैं, लोग कहते हैं, उसके बाद वो इतने अच्छे हो गए थे उस पूरे गांव वालों के साथ कि उनसे अच्छा कोई भी नहीं था। दौलत, खेत, हर चीज़ उन्होंने लोगों को इस तरह दी थी जैसे लोग कहते थे कि अब उनसे अच्छा कोई खान नहीं था। उनकी उस अच्छाई की वजह से उनको खुदा ने एक बेटा और बेटी दी। पहले एक बेटी हुई, फिर उनको एक बेटा मिला। लेकिन वो जो बेटा असलम था, वो जब तक जिंदा रहा उसी चारपाई पे, उसी में टेढ़ा मेढ़ा रहा। लेकिन जाने से पहले शमो अपनी उस दोस्त को, सहेली को, जो साथ वाली हमसाई थी, बता गई थी। और उसने भी ये राज रखा। जब वो बूढ़ी हुई, वो सहेली, उसकी भी शादी हो गई और वो बूढ़ी हो गई, तब उसने ये कहानी खोल दी थी कि वो जो शहजादा था वो इंसान नहीं था। वो उस रात जो उसको मिलने आया था, तो उस रात उसने कहा था, शमो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं इंसान नहीं हूं, इंसान का रूप धार के आया हूं। अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो इसी रूप में ही हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब मैंने आज शाम को तुम्हारी दोस्त को कहा था उसको कहना मुझसे छत पे मिलने के लिए आए, तो उससे पहले मैं अपने वालिदैन से बात करने के लिए गया था कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है और हमेशा इसी इंसान के रूप में रहना है। आप लोगों के साथ भी रहूंगा, लेकिन उसके साथ जब रहूंगा इसी रूप में रहूंगा। मैं अपने माँ बाप को मैंने जब कायल कर लिया, उनको मना लिया, मैं एक बहुत बड़े कबीले का सरदार है उसका बेटा हूं और मैं वाकई एक शहजादा जिन हूं। मेरे माँ बाप जब मान गए मैं तुम्हारे पास आया हूं, अगर तुम्हें इस पे एतराज़ नहीं है तो वो शादी खुद कैंसिल हो जाएगी, मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके साथ जो होगा उसको उसकी सज़ा उसके आमाल की वजह से मिलेगी। उसने जो जो लड़कियों के साथ बुरा किया है, तुम पहली नहीं हो। तुम हामी भरो तो मैं तुम्हें इस तरह लेके जाऊंगा, एक रात पहले तुम मेरे साथ जाओगी और उसके बाद तुम्हारे माँ बाप भी आ जाएंगे। और उस रात उसने अच्छा खासा, कहते हैं, पैसे और सोना एक गठड़ी की सूरत में था, उसने शमो को दिया कि अपने माँ बाप को दे देना। और शमो जब नीचे उतरी थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। उस असलम से उसकी जान छूट रही थी और उसने अपने माँ बाप को जब सारी बात बताई तो माँ बाप भी खुश हो गए कि उस बंदे को, उस असलम को देने से बेहतर है कि इस जगह पे हमारी बेटी की शादी हो जाए। और वो क्लियर
उसने अपने माँ बाप को बता दिया था कि वो शहज़ादा है, वो जिनज़ादा है, लेकिन इसी तरह मेरे साथ मिलेगा और आप भी उससे मिल सकते हैं। जिस रात शमो वहाँ से गायब हुई थी उससे पहले अपने वालिदैन से उसने मिलवा दिया था, उस शहज़ादे को बुलाया और मिलवा दिया था, क्योंकि वो अगली रात का वादा करके गया था कि अगली रात मैं फिर आऊँगा। और अगली रात शमो ने अपने उन बूढ़े माँ बाप को शहज़ादे को दिखा दिया था और देखते ही उन्होंने हाँ कर दिया था कि हमें रिश्ता कबूल है। और तभी उस शहज़ादे ने कहा था, आज रात ये मेरे साथ चली जाएगी, आप लोग कल आ जाएंगे। और उसने अपनी सहेली को बुला के कहा था, ये राज रखना, आज मैं जा रही हूँ, कल मेरे वालिदैन भी आ जाएंगे। और वो अपनी सहेली से जब गले लगी तो उसकी सहेली बहुत रोई थी। उसकी सहेली इतना दूर जा रही थी उसको बता के दोबारा वापस नहीं आएगी, कि वो मुझे लेके जा रहा है, वापस नहीं आएगी। जब बहुत ज़्यादा रोई तो उसको शमो ने कहा, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और उसके बाद उससे मिल चुकी तो उस रात वो चली गई थी। गांव वालों को यही पता लगा कि माँ बाप बहुत अफसुर्दा हैं, शमो को कोई ले गया है। शमो का कोई अता पता नहीं था कि उसके अगले दिन माँ बाप भी घर को ताला लगा के सामान छोड़ के वहाँ से चले गए थे। शमो को वो शहज़ादा, वो जिनज़ादा जो जिनात में से था, जिनात के सरदार का बेटा था, शहज़ादा था, उसको अपने साथ ले गया था। और जब वो बूढ़ी हुई तब उसने ये राज खोला, शमो को वो शहज़ादा ले गया था। वो जो घोड़े पे सवार होके आया था वो जिन्नात का शहज़ादा था, वही उसको ले गया था। और शमो ने मुझे जब रोते हुए, मैं उसको रो रही थी, मुझे कहा था मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, तो उसने बताया हाँ वो मुझसे कई दफ़ा मिलने के लिए आई है। और हाँ वो सिर्फ मुझसे मिल के नहीं गई, मुझे बहुत कुछ दे के भी गई है। वो बहुत खुश है। और उसने कहा माँ बाप भी बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन कुछ वादे लेके गई है, वो मैं नहीं बता सकती। हाँ उसने मुझे बहुत कुछ पैसा दौलत बहुत कुछ दिया है। मेरे घर के हालात जो बदले हैं वो मुझे वही दे के गई है, क्योंकि उसके बाद जब वो बूढ़ी हुई उसने ये राज खोला उस सहेली ने, तो काफ़ी अमीर हो चुके थे। कोई नहीं जानता कहाँ से अमीर हुए, लेकिन वो उनको शमो दे के गई थी। ज़मीनें, घर, जायदाद, उन्हें सब कुछ ले लिया था, बहुत अमीर हो गए थे। और वो शमो की वजह से थे, शमो उनको दे के गई थी। वो बहुत खुश थी अपने उस जिन के साथ, उस शहज़ादे के साथ, जिनज़ादे के साथ। और उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। कहाँ थे ये उसने किसी को नहीं बताया। और ये भी राज बता दिया कि मेरी आज घर के अंदर जो खुशहाली है, दौलत है, ये शमो की वजह से है। आज भी इस कहानी को लोग याद करते हैं तो कहते हैं हमारे इलाके की ये सबसे ऐसी अनोखी कहानी है जो सच है, हकीकत पर मबनी है। और आज भी उनके घरों के आसार वहाँ मौजूद हैं। जो खान था उसकी लड़ी आज भी चली आ रही है, आज भी उसकी जो नस्ल चलती हुई आ रही है वहाँ पे मौजूद है। उनकी ज़मीनें सब कुछ हैं, इसलिए उन्होंने कहा नाम सारे फ़र्ज़ी रख दीजिएगा, उन तक ना पहुँचे। हमारे उस इलाके की ये एक मशहूर और मारूफ कहानी है जो वहाँ पे ये वाक़या हुआ था। तो आज मैंने आपकी कहानी कोशिश की ऐसे लफ्ज़ों में सुनाऊं कि लोगों को पसंद है। कैसी लगी आप लोगों को कहानी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी अपनी मुझे कहानी भेजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी OCS का हिस्सा बनाऊंगा। लिख के भी कहानी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। दोनों सूरतों में आपने आखिर में एक लफ्ज़ लिखना है, स्टोरी, STORY इंग्लिश में, या उर्दू में सीन टेवा टो रेज री। उर्दू में स्टोरी लिखें या इंग्लिश में स्टोरी लिखें, या फिर लिख सकते हैं आप एक और लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। OCS लिख दें या फिर आप स्टोरी लिख दें। आखिरी लफ्ज़ लाजमी, अगर आप आखिर में स्टोरी लिखना भूल जाएंगे या OCS, तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और आपने भेजना है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0092, पाकिस्तान का कोड है 313665550। मैं रिपीट कर देता हूँ, 00923136655500। इस पे आप कहानी मुझे सेंड कर दें तो आपकी कहानी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।